हाँ, समझ गया था मैं। मैम स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ जी, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। I can हाँ जी, I can introduce the resource person since I am there. प्लीज सर, प्लीज मैम, प्लीज। हाँ जी. Good afternoon, learners. Today we are lucky to have Mrs. Madhvi Goyal with us, and she is going to take your pedagogy of Hindi class. And she has been teaching in Dev Samaj College of Education for the past many years and has a lot of experience in this subject. And I'm sure you are going to benefit from this class. क्योंकि हिंदी का विषय है तो एक बार हिंदी में भी बोल देती हूँ कि हमारी माधवी मैम जो है इन्होंने आज हमारी ये क्लास लेने के लिए आए हैं। तो सभी स्टूडेंट्स जो पेडागोजी ऑफ हिंदी के हैं उम्मीद करती हूँ कि इस क्लास से बहुत ज्यादा लाभ उठाएंगे। तो वेलकम मैडम, और आप थैंक अपना यू सो क्लास मच शुरू अनिमा, कर सकते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, गुड आफ्टरनून क्लास। हेलो। जी हाँ मैम, जी स्टूडेंट, आवाज मैम सुनाई दे रही है आपको? सभी के माइक ऑफ रहेंगे। ओके जी, और कभी यस नो करना होगा तो या तो मेरी आवाज आएगी या किसी दुष्यंत की या किसी एक आधे बच्चे की और आ सकती है आपको। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो व्याकरण में अलग अलग विधियों का हम प्रयोग करते हैं पढ़ाने के लिए, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो व्याकरण पढ़ाने के लिए बहुत सारी विधियां जिसके द्वारा हम अगर बच्चों को व्याकरण करवाएं तो हमारा जो विषय है बच्चों को जल्दी से समझ आ सकता है, उनको वो इंटरेस्टिंग वे से करवाया जा सकता है, वो ज्यादा देर तक उनको याद रह सकता है। तो फर्स्ट हम उसमें करेंगे आगमन विधि। आगमन विधि में क्या होता है, जो हम हमारे जो हिंदी शिक्षण के सूत्र हैं उनका प्रयोग करते हैं। जैसे कि विशिष्ट से सामान्य, मैं आपको बताऊंगी ये कैसे। उदाहरण से नियम की ओर, सरल से कठिन की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर। तो जो हमारी आगमन विधि है हिंदी पढ़ाने की, तो व्याकरण पढ़ाने की, उसमें हम इन सूत्रों का प्रयोग करते हैं। विशिष्ट से सामान्य का मतलब क्या है कि हम पहले क्या लेंगे, उदाहरणें। उदाहरणों से हम क्या करेंगे, कोई भी एक रूल फ्रेम करेंगे। जैसे हम संज्ञा की परिभाषा बनाना चाहते हैं तो वहां से हम सामान्य की तरफ जा रहे हैं कि एक विशेष उदाहरण ली और उससे हमने क्या है उसकी संज्ञा की परिभाषा बना ली। उदाहरण से नियम की ओर मैंने आपको बताई दी है, सरल से कठिन की ओर। क्योंकि जब हम बच्चों को कुछ करवा रहे हैं व्याकरण में तो सबसे पहले आगमन विधि में हम क्या करते हैं, बच्चों को आसान चीजें बताने की कोशिश करते हैं, जिससे फिर आसान चीजों के द्वारा हम उनको जो कठिन हमारे जो रूल हैं, हमारी परिभाषाएं हैं, उसके डिफरेंट जो हम कह सकते हैं उसकी टाइप्स हैं, वो हम करवा सकते हैं। फिर इसमें हम बात करेंगे कि कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी। जैसे आप लिख सकते हैं कि मैंने आपको एग्जांपल दी ब्लैक बोर्ड पे, टीचर ने मेरा नाम भरत है, भरत को अंडरलाइन कर दिया। मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, चंडीगढ़ को अंडरलाइन कर दिया। मुझे एक आम चाहिए जिसमें मिठास हो, तो इसमें टीचर ने आम को भी अंडरलाइन कर दिया और मिठास को भी अंडरलाइन कर दिया। तो अब हमने देखा कि जो भरत है वो किसी व्यक्ति का नाम है, चंडीगढ़ स्थान का नाम है, आम वस्तु का नाम है, और जो मिठास है वो भाव का नाम है। तो यहाँ पे हमने अपनी जितनी भी उदाहरणें थी उनमें समानता देखी कि ये किसी नाम की बात कर रहे हैं। वो वस्तु का हो सकता है, व्यक्ति का हो सकता है, स्थान का हो सकता है, और किसी भाव का। तो टीचर जो अध्यापक है वो अपने विद्यार्थियों को कह सकते हैं कि इन उदाहरणों में जो अंडरलाइन किए गए हैं, रेखांकित शब्द हैं, उनमें आपने जो कॉमन में विशेषताएं हैं उसके आधार पे आपने संज्ञा की क्या बनानी है, परिभाषा। तो हम जैसे इसमें भरत व्यक्ति, चंडीगढ़ स्थान, आम वस्तु, मिठास भाव, तो हम इससे एक परिभाषा बना सकते हैं कि किसी हिंदी व्याकरण में व्यक्ति, स्थान, वस्तु और भाव के नाम को हिंदी व्याकरण में संज्ञा कहा जाता है। तो इस तरीके से अगला हमारी है जो विधि है वो है निगमन विधि। निगमन विधि में बिल्कुल इसके कंट्रास्ट है, इसके उलट है आगमन विधि के। निगमन विधि में हम क्या करते हैं, पहले हम मैम, जो विद्यार्थी एक हैं। मिनट के लिए मैं रोकना चाहूंगा मैम, एक मिनट के लिए हाँ रोकना जी, चाहूंगा। हाँ जी प्लीज। संगीता सोनी, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप एक बार एग्जिट कर जाएं।
और एग्जिट करके जब दोबारा ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन मीटिंग के थ्रू ज्वाइन करें, ना कि प्रेजेंटेशन के थ्रू। आप गलत मोड से ज्वाइन कर रहे हैं, जिससे कि हमारी यहाँ पे जो क्लास चल रही है उसमें व्यवधान पैदा होता है। तो आप एक बार एग्जिट करें और दोबारा से ज्वाइन करें, तो ज्वाइन मीटिंग के थ्रू ज्वाइन करें, ना कि ज्वाइन प्रेजेंटेशन के थ्रू। ठीक है मैम, कंटिन्यू मैम। हाँ जी, तो हमने जैसे आगमन विधि में पढ़ा कि हम उदाहरणों से नियम बनाते हैं ताकि बच्चों को वो आसानी से समझ आ जाए और उसको वो उसकी उदाहरणें वो बता सके। आगे हम जब हम निगमन विधि करते हैं, वो आगमन विधि का बिल्कुल कंट्रास्ट है, बिल्कुल उलट है। उसमें हम करेंगे कि जो टीचर है जब निगमन विधि का प्रयोग करती है तो वो सबसे पहले बच्चों को उस चीज का नियम बताती है। जैसे कि संज्ञा का पहले नियम बताया जाए कि किसी स्थान, व्यक्ति, वस्तु और भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, और उसके बाद उसकी क्या बताई जाए, उदाहरण। तो इससे क्या है, हम कहेंगे भी हम हिंदी व्याकरण में आगमन विधि का भी प्रयोग करते हैं और निगमन का भी। पर अगर हम देखें कि जो आगमन विधि है उसमें बच्चों को ज्यादा अच्छे से समझ आता है, ज्यादा उनको समझ आता है कि उदाहरणों से हम कैसे जो परिभाषा बना सकते हैं। तो अगर हम दोनों में देखें, आगमन और निगमन विधि में, तो निगमन जो विधि है वो कठिन से सरल की ओर के सूत्र के आधार पे है कि पहले हमने कठिन, जो बच्चों को हमने कहा भी इसको रट लो, आप इसको जो भी परिभाषा संज्ञा की इसको याद कर लो, उसके बाद आपने उनको समझाया, उनकी उदाहरणें बताई और बच्चों ने उसको याद किया। लेकिन अगर आप आगमन विधि के द्वारा चलेंगे तो वहां पे बच्चों को पहले आप क्या कर रहे हो, उनको उदाहरणें पहले बता रहे हो, उदाहरणों को समझ के उनकी जो कॉमन जो है समानता, उदाहरणों में समानता है, उसके आधार पे वो खुद परिभाषा बनाते हैं। पर हम ये नहीं कह सकते कि हिंदी में सिर्फ हम आगमन विधि या निगमन विधि का ही प्रयोग करते हैं, हम बहुत सारी विधियों का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब जैसे संज्ञा, सर्वनाम ऐसी कोई चीज करवा रहे होते हैं तो जो हमारी शुरुआत है अपने विषय वस्तु की, वो हमें आगमन विधि से करनी चाहिए। और उसके बाद जो उसके टाइप्स हैं, उसके प्रकार हैं, वो आप क्या कर सकते हैं, निगमन विधि से करवा सकते हैं। क्योंकि बच्चों को आगमन विधि के द्वारा जो उसका कह सकते हैं कि उसकी जो परिभाषा है वो समझ आ चुकी है, तो उसके बाद वो उसके जो प्रकार हैं उसको वो खुद समझ सकते हैं। आपके निगमन विधि प्रयोग करने पे भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। नेक्स्ट हम करेंगे विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि में हम क्या करते हैं, विश्लेषण जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि किसी भी टॉपिक को, विषय वस्तु को कुछ पार्ट्स में, कुछ भागों में, अंशों में डिवाइड किया जाता है। उसको क्या किया जाता है, छोटे छोटे भागों में बांट लिया जाता है और हर एक भाग को अलग से पढ़ाया जाता है। तो उसको वो करने का पर्पस क्या होता है कि हम एक लेंथी टॉपिक को, विषय वस्तु को बच्चों को पार्ट्स में करवा करवा के उनको समझा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक हमारी ग्रामर में हम व्याकरण में प्रयोग करते हैं, विश्लेषण विधि। नेक्स्ट है हमारी संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि का क्या मतलब है, संश्लेषण विधि का मतलब है कि जो छोटे छोटे अंशों की अभी हमने बात करी विश्लेषण में, उनको ज्वाइन करके, इकट्ठे करके पढ़ाना। कि अगर आप संज्ञा, सर्वनाम करवा रहे हो तो साथ में आप संज्ञा भी बता रहे हो, साथ में आप विशेषण भी बता रहे हो, ठीक है ना। तो उसको हम कहते हैं संश्लेषण विधि। तो आप दोनों में देख सकते हैं कि विश्लेषण में एक पूरे विषय वस्तु को, उसको भागों में बांट के पढ़ाया गया है, और जो संश्लेषण विधि है उसमें पूरे जो विषय वस्तु को, वो सारे पार्ट्स को, जो सारे अंशों को इकट्ठे करके पढ़ाया जाता है। तो अगर हम इसमें देखना चाहें, जैसे हम एक पोएम की भी एग्जांपल, पोएम में भी ये यूज होता है, हमारी जो कविता पढ़ाते हैं उसमें हम क्या करते हैं, जब हम कविता पढ़ा रहे होते हैं तो हम सबसे पहले कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, विश्लेषण। आप क्या करते हो, कविता की एक एक लाइन उठाते हो, उसमें कविता के शब्द अर्थ बताते हो, फिर एक जो लाइन है, पंक्ति है, उसका आप अर्थ बताते हो। ऐसे ऐसे करके जब एक पैरा कंप्लीट होता है, पूरा होता है, तो आप बाद में क्या करते हो, पहले एक एक लाइन बताते हो, फिर पूरे पैरे का मीनिंग बताते हो। ठीक है ना। तो एंड जब आपकी कविता पूरी होती है तो आप पूरी जो कविता का केंद्रीय भाव बताते हो, तो वो क्या हुआ, संश्लेषण विधि। विश्लेषण क्या हुआ, एक एक पंक्ति को कराना, उसमें शब्द अर्थ बताना और उसका अर्थ बताना। लेकिन संश्लेषण में क्या है, पहले इकट्ठी कविता को पढ़ा, ठीक है,
उन पार्ट्स को इकट्ठे के भी इकट्ठे ही एक पैरा करवा दिया, तो वो सारे पार्ट्स को इकट्ठे करके समझाना, वो क्या है आपकी संश्लेषण विधि। नेक्स्ट हम करेंगे जो कि बहुत ही बच्चों को क्या कहते हैं आकर्षित करती है, या हम कह सकते हैं बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे से उसको लर्न करते हैं बड़ी जल्दी, वो है हमारी खेल विधि। आप कहोगे भी हिंदी व्याकरण में हम बच्चों से खेल कैसे करवा सकते हैं? खेल जैसे आप ग्रुप बना सकते हो, आप उनको पूछ सकते हो संज्ञा की, आप एग्जाम्पल पूछ सकते हो, कोई कंपटीशन करवा सकते हो। तो इस तरीके से बच्चों को इन्वॉल्व करके, बच्चे जितना ज्यादा हमारे उसमें इन्वॉल्व होंगे उतना ज्यादा उनको क्या है, जितनी ज्यादा उनकी पार्टिसिपेशन होगी उतना ज्यादा वो उसको सीखेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा भी खेल विधि भी हम अपने हिंदी पढ़ाने में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे स्कूलों में आजकल क्या हो रहा है कि लेसन पढ़ाना है, तो लेसन पढ़ाने के टाइम आना, लेसन पढ़ाने का होता है कि जैसे एकांकी करवानी है, तो वहां पे भी ये विधि प्रयोग करते हैं टीचर्स। उसमें वो क्या करते हैं कि जितने भी उसमें करेक्टर है, पात्र हैं, पहले तो पूरी क्लास को ग्रुप्स में बांट दिया, 3 या 4 ग्रुप्स में बांट दिया। फिर एक एक ग्रुप को, उनमें चारों ग्रुप्स में कंपटीशन करवाना है, तो एक एक ग्रुप को बोला गया कि आप इस एकांकी के पात्र को आपस में डिवाइड करो और हर एक पात्र अपना क्या है रोल प्ले करे। तो उससे क्या होएगा, बच्चों को रीडिंग करना, उनको पढ़ना, उनको समझना, उनको जो क्लैरिटी है वो सारी आती है जब वो खेल विधि के थ्रू ऐसे टीचर्स उनको पढ़ाते हैं। तो ये भी एक हमारी विधि है व्याकरण, या हम कह सकते हैं हिंदी पढ़ाने। नेक्स्ट हम करेंगे प्रश्न उत्तर विधि। ये तो बहुत ही आसान है, जो कि नॉर्मली हम क्लासों में यूज करते हैं। प्रश्न उत्तर विधि के द्वारा भी हम बच्चों को व्याकरण करवा सकते हैं। जैसे टीचर ने, जैसे अभी हमने बताया कि संज्ञा की परिभाषा बताई, तो टीचर क्या करें, संज्ञा की परिभाषा बताने के बाद उनसे उदाहरणें पूछ सकती है कि आप मुझे कोई उदाहरणें बताएं इसकी। ठीक है ना? तो प्रश्न उत्तर विधि के द्वारा भी आप लेसन को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, या हम कह सकते हैं बच्चों को इससे ज्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग होती है। आप ये मत समझिए भी जो इतनी जो विधियां हम कर रहे हैं वो पर्टिकुलर हम एक ही विधि का प्रयोग करें। आप अपने विषय वस्तु के अनुसार जो विधि आपको लगती है कि यहाँ पे आगमन विधि का प्रयोग होना है, इस कंटेंट में निगमन का होना है, या हम कह सकते हैं यहाँ पे खेल विधि का प्रयोग हो सकता है, या यहाँ पे विश्लेषण का, जो भी विधि आपको लगता है, आप किसी भी टाइम एक ही विषय वस्तु में आप जितनी चाहे विधियां प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आप 10 की 10 विधियां का प्रयोग करते हैं। आपकी पहले लेसन प्लानिंग में आपने प्लान करना है कि आप कहाँ पे कितना, कौन सा जो विषय वस्तु का हिस्सा है, अंश है, कैसे पढ़ाओ, कौन सी विधि का प्रयोग, जो कि हम कल करेंगे। कि जब हम लेसन प्लान करते हैं तो वहां पे हम ये भी ध्यान रखते हैं लेसन प्लानिंग के दौरान, पाठ योजना के दौरान, कि हमने जो भी विषय वस्तु करवाना है, ग्रामर करवानी है, कविता करवानी है, गद्य शिक्षण करवाना है, तो उनके लिए हम कौन से जो मेथड हैं, जो हमारी विधियां हैं, उनका हम प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो अगली विधि है वो है प्रयोग विधि। हिंदी में प्रयोग विधि, या इंग्लिश में हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट मेथड। एक्सपेरिमेंट मेथड के थ्रू या प्रयोग विधि के द्वारा भी बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं। प्रयोग जैसे कि बच्चों को आपने कोई कंटेंट दे दिया, विषय वस्तु दे दिया, उसको उनको खुद करने के लिए कहना। खुद करने के लिए, जैसे मैंने आपको एक एंकी की एग्जांपल दी, ऐसे ही हम हिंदी व्याकरण में भी कह सकते हैं कि बच्चों को कहा भी आपने ऐसे करके संज्ञा के आपने नाम, व्यक्ति के नाम, वस्तु के नाम, स्थान के नाम और भाग के नाम लिख के लेके आने। तो वो क्या हुआ, एक एक्सपेरिमेंट, प्रयोग, कि बच्चे खुद उसमें क्या है इन्वॉल्व होके उसको कर रहे हैं। तो वो एक्सपेरिमेंट हुआ हम। नेक्स्ट है हमारी सहयोग विधि। सहयोग में आपने जो हमारे Excuse me, ma'am.
मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी करते हैं बेटा। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपको मेरी आवाज सुन रही है मैम? मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ, आप लोग सभी इंतजार करें अभी। मैम आवाज आ रही है अब आपकी? यस सर। माधवी मैम मेरी आवाज आ रही है आपको? सर मैम की आवाज नहीं आ रही। माधवी मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज चेक। कहाँ चिल्ला? नहीं मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ आ रही है, आ रही है हाँ मैम, जी, हाँ आवाज आ रही जी, है, अब आ रही है, हाँ अब आ जी। रही है। ये क्लास बीच में कट क्यों हो गई थी? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही थी। नहीं नहीं, किसी ने मुझे रिमूव कर दिया था मीटिंग से। वो फिर बाद में करना पड़ा मैम आपको, कि आपको पता लग जाए, क्योंकि आपका नंबर नहीं था मेरे पास। आपको हमारी आवाज नहीं सुन रही थी, हमें आपकी नहीं सुन रही थी। नहीं नहीं सर, मुझे किसी ने मीटिंग में से रिमूव कर दिया था। मैम रिमूव मैंने ही किया है, मैं यही कह रहा हूँ कि जिससे आपको पता लग जाए। अच्छा। आप हमें नहीं सुन पा रहे थे, हम आपको नहीं सुन पा रहे थे। ओके 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 ओके, ठीक है, ठीक जी है, जी ठीक जी, है। इसलिए मुझे हाँ हटाना जी, पड़ा था। तो मैंने कहाँ तक करवाया था? बच्चे बताएंगे मैम। मैम मैम प्रयोग विधि तक, एक्सपेरिमेंटल मेथड। प्रयोग विधि। अच्छा जी जी जी, मैं बता रही हूँ आपको जी अभी। मैम कंटिन्यू आगे मैम। हम, हाँ जी, अभी तक हमने आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण, देखो जरा, संश्लेषण ये देख और रिक्वेस्ट खेल विधि करेगा। की।
तो आगे हम कर रहे थे प्रश्न उत्तर विधि भी हमने कर ली, आगे हम कर रहे थे प्रयोग विधि। प्रयोग विधि में हम प्रयोग विधि को हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट मेथड। जस्ट अभी मैडम आउट हुए हैं, मैम भी यही बोल रही थी। हेलो, हाँ ठीक है मैम, हो गया, मैं रोहित जी से बात कर रहा था। हाँ जी। एक्सपेरिमेंट मेथड में या प्रयोग विधि में हम क्या करते हैं कि हम बच्चों को खुद करने के लिए एक प्रयोग करवाते हैं। प्रयोग का मतलब क्या होता है कि जैसे आपको क्लास में संज्ञा करवाई गई है या सर्वनाम करवाया गया है टीचर ने, तो वो बच्चों को कहती है भी इसकी आपने उदाहरणें लिख के लेके आनी है, कि इसके सारे जितने भी प्रकार हैं उसकी उदाहरणें लिख के लेके आनी है। अगर बच्चा घर जाकर उसके प्रकार पढ़ेगा, समझेगा, आपने जो क्लास में करवाया उसको करेगा, फिर जाके ही वो क्या कर सकता है, उसकी उदाहरणें लिख सकता है। ठीक है ना। तो इट मीन्स क्या है भी हम प्रयोग विधि के द्वारा भी व्याकरण पढ़ा सकते हैं, जिसमें क्या है कि आप प्रयोग विधि में भी आप अपना पढ़ाने का मतलब क्या है कि प्रयोग विधि में आप एक्सपेरिमेंट करते हैं कि बच्चों को ये चीज जिस लेवल तक करवाई गई है वो कितनी क्या है समझ आ चुकी है। ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे इसमें सहयोग विधि। सहयोग का मतलब क्या है? सहयोग का मतलब कि आप अपना बच्चों की या ऑडियो विजुअल मेथड में जो हमारे दृश्य श्रव्य साधन है उनका प्रयोग करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं। आप क्लास में पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा आप अपनी जो रियल ऑब्जेक्ट्स हैं, असली की जो चीज़ें हैं वो लेके जा सकती हैं। आप मॉडल लेके जा सकते हैं, आप चार्ट लेके जा सकते हैं, फ्लैश कार्ड लेके जा सकते हैं। तो इन सब के सहयोग से भी आप बच्चों को पढ़ा सकते हो। तो ये भी एक तरीके का मेथड है। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है सह संबंध विधि, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। भी जो चीज हमने सीखी है, जो भी हम क्लासरूम में सीखते हैं, वो हमारी असली जिंदगी में उसका काम आना। अगर वो हमारी असली जिंदगी में काम नहीं आती तो हमें नहीं लगता कि हमारी जो लर्निंग है, हमने जो कुछ सीखा है वो क्या है हमारे लिए उसका कोई प्रयोग है या हमारे किसी काम की है। तो इसीलिए क्या किया जाता है, जो भी आप एग्जाम्पल देते हैं अपने टॉपिक में, विषय वस्तु में, वो आपका जो भी विषय, हाँ जी, हेलो हेलो, कंटिन्यू मैम। हाँ जी, जो भी आप विषय वस्तु क्लास में करवा रहे हैं तो उसमें आपस में बाकी विषय वस्तुओं में के साथ भी आपका उसका संबंध स्थापित करके पढ़ाना चाहिए। उससे क्या होता है, बच्चों को वो चीज़ आसानी से समझ आती है। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास में व्याकरण करा रहे हैं, संज्ञा करा रहे हैं, तो आप उनको रिलेट कर सकते हो कि इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो वो बच्चे दोनों सब्जेक्ट्स को आपस में उसका लिंक करके वो क्या कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। फिर वो दूसरा हम सहसंबंध कहते हैं कि जो कोरिलेशन है, कहने का मतलब वो हमारी असल जिंदगी के साथ हो। असल जिंदगी के साथ कैसे? जो भी आप पढ़ाते हो उसमें आपने पढ़ाते हुए ये देखना है कि वो अगर आपने कोई एग्जाम्पल देनी है या कोई भी उदाहरण देनी है, आप हमेशा अपनी असल जिंदगी में देने की कोशिश करते हैं। उसका पर्पस क्या होता है कि आप बच्चों को उसको सही मायने में पढ़ा सकें, समझा सकें कि आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है हिंदी में, अगर आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया बता रहे हैं तो इसका हमारी असल जिंदगी में इसका क्या महत्व है। ठीक है। अगर हम इनके बारे में नहीं पता होगा तो हमारे जो वाक्य बनाने की विधि है वो हमें नहीं बना, हम वाक्य ठीक तरीके से नहीं बना पाएंगे। ठीक है। जो हमारा कर्ता कर्म क्रिया का हमारा जो रूल है वो हम फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए जरूरी क्या है कि आपको सारे जो टॉपिक्स हैं या हम सारे या रियल लाइफ में जो भी है हमारा जो टॉपिक है उससे हमें उसको रिलेट करके पढ़ाना चाहिए। तो ये आपकी थी व्याकरण पढ़ाने की विधियां। तो ऐसे और बड़ी विधियां जिनका आप प्रयोग कर सकते हो। आप भाषण प्रतियोगिता करवा सकते हो, जो कि हम उसमें करते हैं, अपना गद्य शिक्षण के लिए करते हैं, जिसमें हम बच्चों को बोलना सिखाना चाहते हैं। तो नेक्स्ट जो मैं आपको करवाना चाहूंगी वो हमारी है लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग में पाठ योजना, हिंदी जो हमारा विषय है उसमें हम कैसे पाठ योजना बनाते हैं। पाठ योजना बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, आपको पता होना चाहिए कि हम दो तरीके के उद्देश्य लिखते हैं। फर्स्ट आप लिखते हैं
लेसन प्लान कैसे बनाना है वो मैं कल बताऊंगी, पहले आज मैं सारे उसके कंपोनेंट्स के बारे में आपको बताऊंगी। तो उसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास सहायक सामग्री क्या है। सहायक सामग्री क्या, कि जिसके द्वारा हमने क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाना है। तो फर्स्ट हमारे पास क्लासरूम में जो बेसिक चीजें हैं वो क्या है, हमारे पास श्यामपट, हमारा ब्लैक बोर्ड होता है, हमारे पास चौक होता है, हमारे पास डस्टर होता है, पॉइंटर होता है, ये सारी चीजें हमारी बेसिक चीजें हैं। उसके बाद एक होता है हमारा विशिष्ट सहायक सामग्री। विशिष्ट सहायक सामग्री का मतलब क्या है, जो आपका विषय वस्तु है उससे संबंधित आप किस चीज का प्रयोग कर रहे हैं। आप पीपीटी का प्रयोग कर रहे हैं, आप चार्ट का प्रयोग कर रहे हैं, आप मॉडल का प्रयोग कर रहे हैं, आप असली की जो वस्तुएं उनका प्रयोग कर रहे हैं, वो बेसिकली क्या है, आपकी विशिष्ट सहायक सामग्री, जो कि आप पर्टिकुलर स्पेशल एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, विषय वस्तु के लिए जिसका प्रयोग कर रहे हो। श्यामपट, चौक, डस्टर तो आप सारे विषयों उपविषय के लिए करते हो, लेकिन जो चार्ट बनाओगे तो पर्टिकुलर एक उपविषय पे बनाओगे। जैसे आपने दिवाली का टॉपिक करवाना है तो दिवाली के लिए आप क्या करोगे, दिवाली का ही चार्ट या मॉडल या पीपीटी बनाओगे। तो वो दिवाली के निबंध को करवाने के लिए ही सिर्फ प्रयोग किया जा सकता है। तो इसीलिए हम उसको नाम देते हैं विशिष्ट सहायक सामग्री। अगर हम सामान्य की बात कर रहे हैं, चाहे आप कविता पढ़ाओ, चाहे दिवाली पढ़ाओ, चाहे व्याकरण पढ़ाओ, आपको चौक, डस्टर, ये सारी क्लास में चीजें, ब्लैक बोर्ड वगैरह चाहिए ही चाहिए। तो उसके बाद इम्पोर्टेंट क्या है कि आप के सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य दो टाइप के उद्देश्य हैं। सामान्य का मतलब तो ये होता है कि आपका जो सब्जेक्ट है, आप हिंदी की बात कर रहे हैं तो हिंदी पढ़ाने के आपके क्या उद्देश्य हैं। तो हिंदी पढ़ाने का हमारा जो बेसिक, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट उद्देश्य क्या है कि हम बच्चों को हिंदी बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना, सुनना मतलब समझना, अच्छे से सिखाना चाहते हैं। आप कोई भी टॉपिक हिंदी का करवाओ, कविता करवाओ, व्याकरण करवाओ, गद्य शिक्षण करवाओ, निबंध कराओ, उसका हमारा उद्देश्य क्या है कि हम बच्चों में ये चारों कौशलों का विकास करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये तो आप हिंदी का कोई भी टॉपिक लिखेंगे तो हमारा ये सामान्य उद्देश्य है कि हम उनको ज्ञान देना चाहते हैं, कि इस पर समझाना चाहते हैं हिंदी कैसे बोली जाती है, लिखी जाती है, इस तरीके से। लेकिन जो विशिष्ट उद्देश्य हैं, विशिष्ट का मतलब क्या होता है कि जो आप एक पर्टिकुलर विषय वस्तु टॉपिक, जैसे कि दिवाली हम अभी बात कर रहे थे, तो दिवाली करवाना है तो उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप सबसे पहले बच्चों को क्या बताओगे, बच्चों को बताओगे कि दिवाली पढ़ाने का आपका क्या उद्देश्य है, या कविता पढ़ाने के आपके क्या उद्देश्य हैं, व्याकरण पढ़ाने के आपके क्या उद्देश्य हैं। अब देखो तीनों में डिफरेंस हो सकता है। अगर आप कविता पढ़ाना का उद्देश्य ये हो सकता है कि आप बच्चों को सुर में गाना, कविता को गाना सिखाना चाहते हो, उनको इसके बारे में बताना चाहते हो कि कविता को अगर कोई भी विषय वस्तु को हम गा के पढ़ें तो वो कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। व्याकरण पढ़ाने का हमारा उद्देश्य क्या हो सकता है, विशिष्ट उद्देश्य, कि हम बच्चों को शुद्ध हिंदी लिखना, बोलना, पढ़ना, लिखना सिखाना चाहते हैं। तो शुद्ध, शुद्ध का मतलब हम उनको व्याकरण सिखाने का, ये हमारा विशेष उद्देश्य है। फिर हमारा है अभी दिवाली की बात कर रही थी, तो दिवाली पढ़ाने का हमारा उद्देश्य क्या होगा, मुख्य उद्देश्य, जो हमारा विशिष्ट उद्देश्य है वो यही है कि दिवाली हम इसलिए पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को कि हम उनको दिवाली के विषय में बताना चाहते हैं कि वो हमारे भारत का कितना महत्वपूर्ण त्योहार है, या इसको हम कैसे मनाते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें सीखते हैं, वो सारी चीज़ें। तो जो दिवाली विषय वस्तु के संबंधित जो भी हमने उद्देश्य बनाए वो हमारे क्या थे, विशिष्ट उद्देश्य। अगर हम हिंदी सब्जेक्ट की बात करें उससे रिलेटेड हमारे क्या उद्देश्य हैं, वो हमारे क्या हैं, सामान्य उद्देश्य। अगर हम मैथ्स की बात करें, साइंस की बात करें, एसएसटी की बात करें, उनके सामान्य उद्देश्य अलग होंगे और विशिष्ट उद्देश्य कौन से होंगे, जो उनके टॉपिक से, विषय वस्तु से संबंधित होंगे। तो ये डिफरेंस है आपके सामान्य और विशिष्ट उद्देश्यों का। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पीके टेस्टिंग, पूर्व ज्ञान परिशिक्षण। पूर्व ज्ञान परिशिक्षण का मतलब होता है कि जो चीजें आपको ऑलरेडी आती हैं,
जब टीचर क्लास में जाता है तो वो ये नहीं होता कि जाता है और अपना टॉपिक शुरू कर देता है। वो सबसे पहले क्या करता है, बच्चों को चेक करता है कि जो टॉपिक मैं करवाना चाहता हूँ उससे संबंधित उसको क्या आता है। ठीक है ना। अगर सर्वनाम कराना है तो बच्चों को पहले क्या आनी चाहिए, संज्ञा आनी चाहिए। विशेषण कराना चाहते हैं तो संज्ञा और सर्वनाम दोनों आने चाहिए। ठीक है ना। तो इसीलिए जो भी कोई विषय करवाना है तो उससे पहले टीचर ने ये चेक करना, पूर्व ज्ञान अनुमान लगाना कि बच्चों को इस उप विषय के बारे में कितनी नॉलेज पहले से है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जैसे दिवाली का फेस्टिवल करवाना है तो अब बच्चों को थोड़ी ना पता है कि टीचर ने दिवाली का त्योहार करवाना है, तो मैं कैसे पता करूंगी कि उनको दिवाली के बारे में कितना पता है। तो मैं सबसे पहले उनसे पूछूंगी भी भारत में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। तो बच्चे उत्तर दे सकते हैं दशहरा, दिवाली, होली, लोहड़ी, कितने ही त्योहारों के वो नाम ले सकते हैं। तो उसके बाद मैं पूछ सकती हूँ भी आपको कौन सा त्योहार पसंद है। तो बच्चे किसी एक पर्टिकुलर त्योहार का उत्तर दे सकते हैं कि मुझे ये इस त्योहार का मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फिर अब मुझे ये देखना है कि उनको दिवाली के बारे में कितना पता है। तो उसके लिए मैं उनसे पूछ सकती हूँ भी दशहरे के 20 दिन बाद कौन सा त्योहार आता है। हो सकता है बच्चे आंसर दे दें दिवाली, हो सकता है ना दे। अगर वो आंसर देते हैं दिवाली तो इट मीन्स उनको दिवाली के त्योहार में थोड़ा बहुत पहले से पता है, तो उसको हम और डिटेल में उनको बताएंगे। तो जब हमारा जो पीके टेस्टिंग पूर्व ज्ञान प्रशिक्षण हो जाता है उसके बाद ही हम बताते हैं बच्चों को कि आज टीचर बताता है कि हमें आज कौन सा उप विषय या विषय वस्तु पढ़ाना है। तो उन्होंने जैसे दशहरे का आंसर दिया, दशहरे के 20 दिन बाद दिवाली का त्योहार आता है, तो इसका मतलब क्या है कि उनको थोड़ा बहुत दिवाली के बारे में पता है। तो टीचर कह सकती है कि आज हम दिवाली का त्योहार पढ़ाएंगे। तो अब उससे पहले हमने डिसाइड कर लिया कि दिवाली का त्योहार कराने के लिए मुझे एक पीपीटी बनानी है या चार्ट बनाना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले ही आप डिसाइड करते हो। लेसन प्लानिंग की यही चीज़ें कि आपने कल को जाके क्लास में क्या क्या करना है वो सब कुछ आप पहले से क्या करते हो, प्लान करते हो। अब आपने चार्ट भी प्लान कर लिया कि मुझे क्या चार्ट या पीपीटी यूज़ करनी है। आपको उद्देश्य भी पता चल गया, मेरा ये टॉपिक पढ़ाने का विशेष उद्देश्य क्या है। आपको ये भी पता चल गया कि बच्चों को ये चेक करने के लिए कि उनको कितना ज्ञान है कि मुझे क्या क्वेश्चन पूछने हैं जाके। तो अगर ये सारी चीज़ें पहले करी होंगी तो आपको क्लास में जाके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। तो उसके बाद हम पीके टेस्टिंग के बाद हम क्या करते हैं, पीके टेस्टिंग के बाद हम आते हैं कि हमारा आज का जो ये विषय है ये हम करेंगे और इसकी मदद से, चार्ट की मदद से या पीपीटी की मदद से करेंगे। तो उसके बाद इसमें जो 2-3 चीज़ें इन्वॉल्व हैं लेसन प्लानिंग में, हम ये प्लानिंग में ये चीज़ें देखनी है कि सबसे पहले टीचर का क्या काम है, टीचर ने क्या करना है, उन्होंने क्या टॉपिक पढ़ाना है, उन्होंने बच्चों ने वो क्या एक्सपेक्ट करती है, वो क्या सोचती है टीचर क्या सोचते हैं कि बच्चे कैसा उत्तर देंगे। वो सब कुछ हम मान के चलेंगे कि ये सारी चीज़ें क्लास में होंगी। हम ब्लैक बोर्ड पे श्याम पट्ट पे मैं क्या लिखूंगी, मैं अपनी पीपीटी की प्रेजेंटेशन कैसे दूंगी, कैसे कौन सी स्लाइड के टाइम मुझे क्या बोलना है, कैसा प्रश्न पूछना है, वो सारी चीज़ें मेरे लेसन प्लानिंग में आएंगी। तो इसके लिए जैसे हम 5 कॉलम बनाते हैं, पहले में हम विषय वस्तु लिखते हैं, सेकंड में हम लिखते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण अधिगम, तीसरे में हम लिखते हैं श्याम पट्ट कार्य और चौथे में हम लिखते हैं सहायक सामग्री। तो अब इन चारों में हम क्या करेंगे, हम विषय वस्तु दिवाली लिखेंगे और दिवाली की 2-2, 4-4 लाइनें जो कि हम विश्लेषण विधि की तरह करते हैं उसको उठाएंगे, उसको पढ़ेंगे, समझाएंगे, उसकी रूपरेखा ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे, टीचर बोलेगी, एक्सप्लेन करेगी, बच्चे सुनेंगे, नोटबुक्स पे लिखेंगे। ये जितनी भी चीज़ें हम बोल रहे हैं वो सारी चीज़ें आपने लेसन प्लान में लिखनी है कि टीचर इस चीज़ को ऐसे एक्सप्लेन करेगी, इस मेथड से एक्सप्लेन करेगी, वो टीचिंग एड को प्रयोग करेगी, तो उसमें वो पीपीटी दिखाते हुए कौन सा प्रश्न पूछेगी, वो क्या सोचती है कि बच्चे क्या उत्तर देंगे, वो सबसे पहले उसको मतलब वो मान के चलेगी। और फिर वो ये भी वहाँ पे शो करेगी लेसन प्लानिंग में कि मैं श्याम पट्ट पे क्या लिखूंगी, मैं ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखूंगी। ठीक है। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम क्या है उस टॉपिक को
करते जाएंगे और लिखते जाएंगे, प्लान करते जाएंगे कि मैं उसके बाद ये करूंगी, उसके बाद ये करूंगी। देखो, जो आपने स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग की, इसका मतलब ये नहीं कि आप क्लास में कॉन्शियस हो जाओगे मुझे इसको इस तरीके से पढ़ाना है। प्लानिंग करने का पर्पज ये है कि आपको क्लैरिटी है कि मुझे क्लास में जाके क्या करना है। आपने वहां पे अगर सपोज करो प्रश्न उत्तर विधि लिखी हुई है, लेकिन क्लास में जाके आपको लगता है भी प्रश्न उत्तर विधि की बजाय अगर मैं इनको प्रयोग विधि का प्रयोग कराऊं या सहसंबंध कुछ करूं तो उस तरीके से ज्यादा अच्छे से हो सकता है, तो आप वो भी प्रयोग कर सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन प्लानिंग का पर्पज सिर्फ ये है कि आपको क्लैरिटी हो कि आपने क्लास में जाके क्या करना है। उसके बाद जब आप, हाँ जी, हाँ जी बेटे, लेसन प्लान का वो 5 कॉलम आप फिर से बता सकती हैं या 4 कॉलम्स थे? हाँ जी, मैं वैसे कल आपको ना उसको ड्रॉ करके या मैं एक पेपर पे बना के दिखाऊंगी। उसमें 4 कॉलम्स हैं। फर्स्ट में आपने विषय वस्तु लिखना है, जैसे आप दिवाली की बात कर रहे हैं। सेकंड में हम लिखेंगे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जिसको हम कहते हैं शिक्षण अधिगम। शिक्षण अधिगम का मतलब क्या है, भी टीचर क्या करेगी और स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वो सारा हम उस कॉलम में लिखेंगे। ठीक है। थर्ड में हम लिखेंगे श्याम पटकार है, आप ब्लैक बोर्ड पे किस चीज का काम करेंगे, ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखेंगे। और फोर्थ में आप लिखेंगे सहायक सामग्री। सहायक सामग्री का मतलब क्या है कि आप पीपीटी, चार्ट, फ्लैश कार्ड जो भी यूज कर रहे हो वो उसका वहां पे लेसन प्लानिंग के दौरान वहां पे लिखोगे, ड्रॉ कर दोगे, जैसे कि मैं फ्लैश कार्ड यूज करूंगी इस टाइप से। ठीक है। मैम तो कल इसका एक फॉर्मेट आप दिखा हाँ सकते जी, हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं दिखाऊंगी आपको फॉर्मेट, कल कल दिखाऊंगी फॉर्मेट। ठीक है। ओके, तो कंटिन्यू। उसमें उसके मैं जस्ट आपको ये बताना चाह रही हूँ कि भी लेसन प्लान में ये सारी चीजें की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, कि जब भी आप लेसन प्लानिंग बनाओ तो उसमें हर एक चीज को आपने फोकस करना है। रीजन भी, अगर आपकी प्लानिंग ठीक है तो क्लास में जाके आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है, जब आपने सारा ये लिख लिया, अभी टीचर क्या करेगा, स्टूडेंट क्या करेंगे, ब्लैक बोर्ड पे क्या काम होएगा, और हमारे जो पीपीटी है या फ्लैश कार्ड है उनको हम कैसे प्रयोग करेंगे, वो करने के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है कि रिकैपिटुलेशन। जब टीचर लेसन प्लान करती है तो उसने रिकैप्चुलेशन को भी प्लान करना है कि मेरे लेसन को पढ़ाने के बाद बच्चों को कितना समझ आया है। पुनरावृत्ति करी जाएगी, मींस उसमें आप प्रश्न पूछ सकते हो, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान पूछ सकते हो, मिलान करा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। बट जस्ट हम इस चीज को चेक करने के लिए कि हमने जो टॉपिक क्लास में करवाया, टीचर ने जो टॉपिक करवाया है, वो बच्चों को कितना समझ आ चुका है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक पुनरावृत्ति चार्ट या किसी भी तरीके की आप हेल्प ले सकते हैं, वो आप जरूर करवाएंगे। अब आपने देखा, हमने सहायक सामग्री की भी बात कर ली, विशिष्ट सामग्री की भी बात कर ली, भी हम क्या यूज करेंगे, सामान्य उद्देश्यों की भी बात कर ली, विशिष्ट भी, फिर हमने ये भी बात कर ली भी लेसन प्लान ये में क्या 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 पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कौन पढ़ाएगा, क्या टीचर करेगा, क्या स्टूडेंट्स करेंगे। वो सब कुछ करने के बाद हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि हम बच्चों की रिकैप्चुलेशन, पुनरावृत्ति कैसे करेंगे, कि हमारा लेसन बच्चों को कितना समझ आया है। और उसके बाद लास्ट और उससे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि आप बच्चों को होमवर्क दोगे। जब आपका लेसन कंप्लीट होएगा, आपने पुनरावृत्ति कर ली, तो लास्ट काम टीचर का क्या है, बच्चों को होमवर्क देना, कि आपने कल या परसों जो भी आप होमवर्क देना चाहते हैं क्लास में, वो आपने कैसे करके आना है। दिवाली है तो आप लिख के कह सकते हो कि आप अपना निबंध अपने शब्दों में लिख के लेके आओ। ठीक है। अगर आप व्याकरण है तो आप कह सकते हो भी सर्वनाम और उसके भेद लिख के लेके आओ। या आप प्रयोग विधि करना चाहते हो तो आप उनको कह सकते हो भी सिर्फ इसकी उदाहरणें लिख के लेके आओ। ठीक है। कविता है, आप उसका कह सकते हो केंद्रीय भाव लिख के लेके आओ। तो वो आपकी मर्जी है कि आप होमवर्क बच्चों को किस तरीके से देते हैं। बट ये भी आप ये नहीं कह सकते कि ये लेसन प्लानिंग का पार्ट नहीं है। पुनरावृत्ति और जो आपका गृह कार्य होमवर्क है, वो आपके लेसन प्लानिंग का ही क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसके बिना हम कह सकते हैं हमारी प्लानिंग क्या है, कंप्लीट नहीं होगी। आप में से कई टीचर्स होंगे तो आप देखते होंगे कि आपको कंपल्सरी लेसन प्लानिंग करनी पड़ती है, वीकली, मंथली। ठीक है। तो यहाँ पे हम जो ये लेसन प्लानिंग की बात करेंगे, हम डेली लेसन प्लान की बात कर रहे हैं कि डेली आप क्लास में जाने से पहले किस तरीके से प्लानिंग करते हैं। तो आपने देखा भी हिंदी में जो लेसन है
उसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ग्रामर है उसको पढ़ाने का तरीका, उसके जो मेथड हैं बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो उसका जो एक तरीके से हम कह सकते हैं लेसन प्लान भी थोड़ा सा डिफरेंट बनता है। और अगर हम गद्य शिक्षण की बात करें और रचना शिक्षण की बात करें या कविता की बात करें तो उनका लेसन प्लान क्या बनता है, डिफरेंट बनता है। अब मैं आपको एक चीज और क्लियर करना चाहती हूँ कि जैसे दिवाली का निबंध है, दिवाली के निबंध के बारे में अगर तो मैं आपको कहती हूँ कि आप इसको अपने शब्दों में, मैं आपको करवाया और अब बोला भी आप अपने शब्दों में लिख के लेके आओ, तो वो तो क्या बन जाता है आपका रचना शिक्षण। लेकिन अगर वही दिवाली का निबंध आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, किसी ऑथर ने दिया हुआ है, तो वो हमारा क्या बन जाता है, गद्य शिक्षण। दोनों में फर्क क्या है, ये जो गद्य शिक्षण है उसमें जो आपका कंटेंट है, विषय वस्तु है, वो आपके सामने है, आपने उसको देख के पढ़ाना है। ठीक है, उसमें आप बदलाव नहीं कर सकते। आपने दिवाली के बारे में जो भी आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है आपको उसको उसी तरीके से पढ़ाना पड़ेगा, उसी में से प्रश्न पूछने पड़ेंगे, उसी में से आपको निबंध लिखवाना पड़ेगा। आप उसके ज्यादा या कम नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम रचना शिक्षण की बात करें, वहां पे मैं आपको दिवाली का निबंध करवाने की बात कर रही हूँ, तो वहां पे हर एक स्टूडेंट अपने तरीके से निबंध को लिख सकता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसी कहानी का भी है। कहानी आप देखोगे टेक्स्ट बुक में कहानियां दी होती हैं, जीवनियां दी होती हैं, तो वो बेसिकली क्या है, गद्य शिक्षण के टीचर के सामने वो सारा जो कंटेंट है वो सामने है, टीचर ने उस कंटेंट को देख के प्लान किया, बच्चों ने सिर्फ वही कंटेंट को लर्न करना है। रचना का क्या मतलब होता है, नया, नयापन, अपना नया कुछ क्रिएट करना, नया बनाना। अब दिवाली का देखा जाए तो उसमें ये हो सकता है कि अगर 10 बच्चों को सेम निबंध लिखने के लिए कहा गया है, उसमें उनकी चीजें सेम हो कि राम जी आए, 14 साल का वनवास काटा, सीता जी लक्ष्मण जी साथ गए, तो वो चीजें तो नहीं आप बदल सकते। लेकिन आपको उसके हर एक को लिखने का ढंग क्या होएगा, एक अलग तरीके का ढंग होएगा। तो ये भी आपको बहुत जरूरी है, पता होना चाहिए कि गद्य शिक्षण और रचना शिक्षण में क्या अंतर है। क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, जब लेसन प्लानिंग बनाते हैं तो गद्य शिक्षण और रचना शिक्षण में उनको समझ नहीं आता कि क्या करें। अब निबंध की मैंने अभी जैसे बात की टेक्स्ट बुक में है, तो वहां पे तो आपकी बुक में से प्रश्न उत्तर भी हो सकते हैं, आप उनको उसी कंटेंट के बेसिस पे उनको लिखने के लिए भी कह सकते हैं। लेकिन अगर मैं रचना शिक्षण के हिसाब से बच्चों को निबंध पढ़ाऊंगी तो मैं उनको सिर्फ एक रूपरेखा दूंगी, तो हर एक बच्चा अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, अपनी जो उनकी सीखने की क्षमता है उसके हिसाब से वो अपना जो निबंध है अपने शब्दों में क्या करेंगे, लिखेंगे। तो वो हर एक का निबंध क्या होएगा, अलग तरीके का होएगा। उसमें कंटेंट चाहे सेम हो लेकिन उसका एक्सप्रेशन, जो उसका भाव है लिखने का, वो बिल्कुल क्या होएगा, अलग होएगा। तो ये बहुत जरूरी है आपको पता होना कि आपके जो गद्य शिक्षण और रचना शिक्षण में क्या अंतर है। तो एक आपको और चीज पता होनी चाहिए भी, जो आपकी आपने हिंदी शिक्षण के जो सिद्धांत और सूत्र हैं वो भी आपने पढ़ने हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको किसी भी सब्जेक्ट के प्रिंसिपल्स नहीं पता होंगे तो आपको नहीं पता होएगा कि उस सब्जेक्ट को हमने पढ़ाना कैसे है। ठीक है, तो ये जरूरी है कि आप उसके प्रिंसिपल्स और सूत्रों के आधार पे ही लेसन को क्या करें, प्लान करें। प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है भी, जो चीज कंपलसरी है, जो हमारे लेसन प्लानिंग में होनी चाहिए, हिंदी पढ़ाने में होनी चाहिए। तो सूत्र क्या है, वो आपकी मर्जी, आप सरल से कठिन की ओर जाना चाहते हैं, कठिन से सरल की ओर जाना चाहते हैं, आप अदृश्य से दृश्य की ओर जाना चाहते हैं, दृश्य से अदृश्य की ओर जाना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। आप किन सिद्धांतों का प्रयोग करके या सूत्रों का प्रयोग करके आप लेसन की क्या करते हो, प्लानिंग करते हो। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग किसी को कुछ कोई डाउट है तो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। हेलो मैम, रचना शिक्षण और जो पद्य शिक्षण आपने बताया था, क्या जी, गद्य शिक्षण और रचना शिक्षण, समझ नहीं आ रही मुझे, गद्य शिक्षण और मैम रचना शिक्षण और हाँ जी, गद्य शिक्षण जो आपने बताया था, हम्म,
तो ये गृह कार्य देने के तरीके हैं मैम, या ये शिक्षण के तरीके हैं? नहीं जी, ये जो गद्य शिक्षण है, मैं आपको वही बताना चाह रही थी कि जो गद्य शिक्षण है ये आपकी जो टेक्स्ट बुक है, जो आपकी बुक होती है हिंदी की बुक होती है ना, वो जो हिंदी की किताब है उसमें से अगर आप कुछ पढ़ाते हो तो उसको पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है। ठीक है, उसको पढ़ाने का तरीका अलग क्यों है? क्योंकि उसमें आपके पास कंटेंट सामने है, आपने क्या करना है, उस कंटेंट को, उस विषय वस्तु को देख के ही आपने पढ़ाना है। ठीक है ना? लेकिन जो रचना शिक्षण है उसमें ऐसा नहीं है। रचना शिक्षण में क्या मतलब होता है? रचना शिक्षण का मतलब ये होता है कि आपने बच्चों को किसी टॉपिक के, किसी कहानी के बारे में जस्ट एक रूपरेखा दे दी कि इस कहानी में ये पात्र हैं, इसने ये हुआ, इंसिडेंट हुआ, और इसको आप अपने शब्दों में लिख लाओ। तो उसमें उनके पास सामने कोई बुक नहीं है, उन्होंने खुद अपनी मर्जी से उसको अपने शब्दों में लिखना है जो आपने बताया था। तो हर एक के लिखने का ढंग क्या होगा? अलग होगा। लेकिन जो गद्य शिक्षण है उसमें नहीं अलग हो सकता, उसमें तो जो बुक में दिए वही स्पेसिफिक प्रश्न होंगे, स्पेसिफिक उत्तर देंगे, उसमें तो आप बदलाव नहीं ना कर सकते। जी मैम। अगर आपकी टेक्स्ट बुक, हिंदी की टेक्स्ट बुक में अब हम अगर दिवाली की बात करें, सपोज करो दिवाली के बारे में, उसमें सिर्फ इतना ही बताया गया है कि राम जी आए थे, 14 साल का वनवास काटा था, दिए जले थे, हम घरों की सफाई करते हैं, ये 3 लक्ष्मी पूजा करते हैं, बस। तो आप इससे ज्यादा नहीं इसमें लिख सकते, आपको सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए जो आपकी टेक्स्ट बुक में, इसी में से प्रश्न उत्तर आएंगे, इसी के बारे में ही लिखना है। लेकिन अगर मैं रचना शिक्षण की बात करूं तो मैंने सपोज करो आपको यही चीजें हिंदी निबंध लिखने के लिए बता दी, लेकिन आप अपनी मर्जी से उसमें वो भी बता दो कि छठी गुरु हरगोविंद सिंह जी इस दिन वापिस आए थे। जी मैम। तो वो क्या हुआ? नई क्रिएशन, नई रचना, आपने उसमें एडिशन कर दिया, नई चीज ऐड कर दी या कुछ कम कर दिया। लेकिन गद्य शिक्षण में हम ज्यादा कम नहीं कर सकते, जो है सिर्फ हमें वही ही पढ़ाना पड़ता है, उसी में से ही प्रश्न उत्तर आएगा, सब कुछ आएगा। हाँ जी, आपको क्लियर हो गया इन दोनों चीजों में फर्क? लेकिन मैम ऐसा क्या संभव हो पाता है क्लास में, जब हम क्लास लेते हैं तो हाँ। हम रचना शिक्षण का प्रयोग कर पाए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास टेक्स्ट बुक है, वही हमें उसी का अध्यापन कराना है, तो क्या ये संभव हो पाता है कि हम रचना शिक्षण का प्रयोग कर सकें? रचना शिक्षण का प्रयोग आप जो उनको बच्चों को निबंध कहानियां कराते हो वो कहाँ से कराते हो? मैम वो क्या? ओके ओके मैम। आप मेरी बात नहीं समझे। जो गद्य शिक्षण है, मैंने आपको दोबारा कहा कि जो गद्य शिक्षण है उसमें जितना आपके पास विषय वस्तु है आप सिर्फ उतना ही पढ़ा सकते हो, समझ आ गई आपको? लेकिन रचना शिक्षण में क्या है कि आप उसमें अगर आपको लगता है भी मैं इसमें और ज्यादा कुछ लिख सकती हूँ तो मैं वो लिख सकती हूँ। जी मैम। जी मैम। क्रिएटिव राइटिंग सुना है आपने? जी मैम। तो जो वो क्रिएटिव राइटिंग है वो बेसिकली क्या है? रचना, कि अपने शब्दों में, अपने भाव में लिखना। वो आप कितना मर्जी, चाहे दिवाली पे 10 पेज लिख लो, आप 10 पेज लिख सकते हो। लेकिन गद्य शिक्षण में क्या है? जो आपके पास आपकी बुक में है सिर्फ आप वही पढ़ा सकते हो, उसके अलग नहीं पढ़ा सकते। राइट। समझ आ गई अब आपको? जी मैम, आ गया। हाँ जी, हाँ जी। तो कोई और कोई डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हैं आप मेरे से। आपको सामान्य और जो विशिष्ट उद्देश्य है वो समझ आ गए सबको? हाँ जी मैम, आ गए मैम। हाँ जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कल जब हम लेसन प्लानिंग करेंगे तो वो आपको क्लियर होने चाहिए कि सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य में क्या अंतर है। ठीक है ना? मैम इनका क्रम भी निश्चित है क्या, कि सबसे पहले पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना नहीं चाहिए? नहीं, ऐसा कोई क्रम नहीं है, ऐसा कोई क्रम नहीं है। आपने सिंपल सिर्फ जो हिंदी के उद्देश्य हैं आपने वही बताने कि आप हिंदी पढ़ाना क्यों चाहते हैं बच्चों को। अगर आप कोई टॉपिक करवा रहे हो
तो उसको पढ़ाने का आपका उद्देश्य क्या है, वो हिंदी पढ़ाने का क्या उद्देश्य है। मैं उपविषय की बात नहीं कर रही, विषय वस्तु की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपके सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ। अगर आपको पंजाबी पढ़ाई जाए तो पंजाबी पढ़ाने का मकसद, हमारा पंजाबी पढ़ाने का उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य क्या है कि हम आपको पंजाबी लिखना पढ़ना सिखाना चाहते हैं, ठीक है। विशिष्ट उद्देश्य क्या है, जो पर्टिकुलर टॉपिक है। जी मैम। मैं आपको संज्ञा और संज्ञा के भेद के बारे में बताना चाहती हूँ, तो ये उसका क्या हुआ, विशिष्ट उद्देश्य। जी मैम। हाँ जी, क्लियर है अब आपको? यस मैम। हाँ जी, तो सर हम मीटिंग लीव कर सकते हैं? कोई विद्यार्थी अगर कोई और कुछ पूछना चाहता है मैम से, हाँ जी, उसका स्वागत मोस्ट है। वेलकम सर। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकते हैं मेरे से। और इसकी नहीं तो फिर जो विस्तृत जानकारी है वो कल भी आपको प्रदान की जाएगी। ठीक है जी, ठीक है सर, ठीक ठीक है मैम, थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम।